आजाद ग्रुप के द्वारा देवभूमि के समस्त छात्रों के लिए समर्पित इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और उत्तराखंड का अध्ययन हमने प्रारंभ किया था। उत्तराखंड प्रारंभिक परीक्षा, जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, जो नोटिफिकेशन आपका आना है, तो किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा की भी हमारी तैयारी होती रहे। और जो हमारे वनडे एग्जाम हैं, जैसे कि आप जानते हैं पटवारी का एग्जाम है, इसके साथ साथ वन रक्षक का एग्जाम है, उसको भी किस प्रकार से हम कवर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को सम्मिलित रूप से लेकर हम यहाँ पर चलने वाले हैं। तो उत्तराखंड राज्य विशेष के अध्ययन में सबसे पहली जो वीडियो आई थी उत्तराखंड के सामान्य परिचय से संबंधित थी, क्योंकि जब हम किसी राज्य विशेष का पहली बार अध्ययन करने जाते हैं तो उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से अक्षांशों पर स्थित है, कौन से देशांतर हैं जिनमें उत्तराखंड सीमित है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या किन क्षेत्रों में ज्यादा रहती है, ठीक है, कौन से जिले महत्वपूर्ण है। तो इन सब का जो बेसिक जानकारी होती थी उत्तराखंड के बारे में, वो हमने पहली वीडियो में प्राप्त की है। तो दूसरे वीडियो में आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड भौतिक संरचना, कि उत्तराखंड जो वर्तमान राज्य है, जो वर्तमान अवस्थिति है, इसकी भौतिक संरचना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें, जैसे आपको बताया भी गया है, कई बार बताया गया है कि 1 अगस्त से आपके लिए लाइव प्रश्नोत्तरी की कक्षाएं प्रारंभ रहेंगी। समय भी आपको पूर्व में बता दिया जाएगा, 1 से 2 दिन पूर्व आपको समय बता दिया जाएगा, कम्युनिटी के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो उस समय पर उपस्थित रहें। और जो ये प्रश्नोत्तरी की कक्षा होगी, विशेषकर जो आपके आगामी एग्जाम है वन रक्षक, पटवारी का, इनसे संबंधित ज्यादातर चीजें आपकी इन्हीं पर केंद्रित रहेंगी। और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी हम यहाँ पर साथ लेकर चलने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी होगी, उस पर जुड़ जाइए। उसके साथ साथ आपका अपना मोबाइल ऐप है, उसकी भी लिंक दी हुई है गूगल प्ले स्टोर से, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं आजाद यूकेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, तो आप उस ऐप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके इसलिए रखना है क्योंकि जो आपके टेस्ट होंगे, वो समस्त टेस्ट, जैसे प्रत्येक रविवार को टेस्ट आयोजित करने की बात की जा रही है, तो जो टेस्ट आयोजित किए जाएंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपको ऐप में देखने को मिलेंगे, इसलिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। अब उत्तराखंड राज्य की भौतिक संरचना पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। और पहाड़ी राज्य की जो अवधारणा है भारत में स्वतंत्रता के बाद लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में लगातार विभिन्न राज्यों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाने लगी, विकास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे, उनका क्रियान्वयन किया जाने लगा योजनाओं का, तो कुछ वर्षों बाद, लगभग 1 दशक के बाद देखा गया, लगभग 2 दशक के बाद देखा गया कि जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं। जब पीछे रहने वाले राज्यों पर गौर किया गया तो उसमें देखा गया कि इसमें ज्यादातर तो राज्य हैं हमारे पहाड़ी राज्य। जैसे पूर्वोत्तर भारत अत्यंत पिछड़ा हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ आप कह लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा भारत का मुख्य भूभाग है, जो उत्तरी भारत की आप बात करते हैं, इसमें जो पर्वतीय राज्य है, ये एक अच्छे खासा जो है इनमें विकास नहीं हो पाया था। मतलब जो विकास के कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। अब अगर नहीं पहुंच पाए थे तो उसके भी कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में जो ध्यान में रखकर, जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमारी योजनाएं बनाई गई, नियमों का क्रियान्वयन कराया गया, योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया, उसमें से ज्यादातर जो योजनाएं थी वो हमारे, जैसे कि आप जानते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो राज्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। क्योंकि उस समय यदि हम देखें तो जो जनसंख्या का, मुख्य जनसंख्या का जो संकेंद्रण था वो आपके मैदानी क्षेत्रों वाले राज्यों में था। आज भी जनसंख्या का सबसे ज्यादा यदि आप देखेंगे, घनत्व तो सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या देखेंगे तो आपको मैदानी क्षेत्र वाले राज्यों में देखने को मिलता है। तो सरकार का भी जो फोकस था वो मैदानी क्षेत्रों पर था, मैदानी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर योजनाएं बनाई गई थी। अब जब बाद में देखा गया कि पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, उनके कारणों की जांच की गई, कारणों की पड़ताल की गई, तो पाया गया कि जो मैदानी क्षेत्र में, जैसे जो आवश्यकता मैदानी क्षेत्र में है, जरूरी नहीं है कि वही मूलभूत जो आवश्यकताएं मैदानी क्षेत्र में है कि सेम वही आवश्यकताएं पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए भी हों।
पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की प्राथमिकताएं जो होती हैं वो अलग थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो समस्याएं देखने को मिली, इनके कारणों की यदि हम बात करें कि कौन से कारण रहे जो हमें पहाड़ी राज्यों का गठन करना पड़ा, तो पहाड़ी राज्य का जो स्टेटस दिया गया उसमें बहुत कारण थे। जैसे सबसे पहले एक प्रमुख कारण था कि जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, उनकी जरूरतें कुछ और हैं, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी जरूरतें और उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। तो पहला क्या देखा गया कि दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो प्राथमिकताओं को तय करना जरूरी था कि जब हम मैदानी क्षेत्रों के लिए कोई कार्यक्रम बनाएं तो वहां के लोगों के अनुसार, वहां की मांग के अनुसार प्राथमिकताएं तय करते हुए हम कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें। तो पहली जो समस्या थी वो थी दोनों क्षेत्रों के लोगों की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं और साथ ही इनके मानक अलग अलग थे। ठीक है, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों की बात करें चाहे पर्वतीय क्षेत्रों की, दोनों के अलग अलग थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति थी वो मैदानी क्षेत्रों से भिन्न थी। तो जो भौगोलिक स्थिति थी पर्वतीय क्षेत्र की, ये भी मैदानी क्षेत्रों से भिन्न थी। तो ये भी एक कारण था कि यदि कोई योजना हम मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाते हैं तो उसको पर्वतीय क्षेत्रों पर उसका क्रियान्वयन उसको नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो आर्थिक यदि हम देखें तो इनका जो पूरा का पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो अलग है। मैदानी क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आपको अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार के। तो इसमें यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति का, संसाधनों का, आर्थिकी का बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिनके कारण माना गया कि दोनों क्षेत्रों की मांगे अलग हैं। इसी वजह से विकास कार्य जो है जैसे मैदानी क्षेत्रों में दिखते हैं उस अनुरूप पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं दिख रहे हैं। जिसके बाद पहाड़ी राज्यों का स्टेटस दिया गया और पहाड़ी जो राज्य थे उनके लिए अलग से प्राथमिकताएं तय की गई। और आज आप देखेंगे कि जो हमारे राज्य हैं, चाहे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम की बात कर लीजिए, या हमारे उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आज आप देख रहे होंगे कि विकास के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार चल रहे हैं और ये क्षेत्र लगातार विकासशील हैं, लगातार इनमें योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कारण था वो कारण आपको पता होना चाहिए और इसके कारण ये राज्य की संकल्पना आई कि पर्वतीय राज्य अलग होंगे, छोटे राज्य अलग होंगे और बड़े राज्य अलग होंगे। और आप देखते होंगे जब केंद्र सरकार द्वारा कोई फंडिंग दी जाती है, जब कोई केंद्र और राज्य की कोई संयुक्त योजना होती है, तो आप देखते होंगे पर्वतीय और छोटे राज्यों के लिए जो होता है, पर्वतीय राज्यों के लिए उनका जो रेशियो होता है 9:10 का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब यदि केंद्र और राज्य कोई योजना चला रही है जिसमें राज्य को भी फंडिंग करना है तो लगभग 90% हिस्सा केंद्र सरकार देता है और 10% हिस्सा राज्य सरकार। लेकिन यदि मैदानी क्षेत्रों के राज्यों की बात करें तो ये रेशियो जो है बदल जाता है। तो ये चीजें आपकी थी। अब इसमें जो सबसे पहला पर्वतीय राज्य बना भारत में, ठीक है, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जरूरी है। जो पहला पर्वतीय राज्य बना वो था असम। ठीक है, तो भारत का जो पहला पर्वतीय राज्य था वो था असम। असम भारत का पहला पर्वतीय राज्य था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो पर्वतीय राज्य, स्वतंत्रता के बाद जो दूसरा पर्वतीय राज्य बना वो 1947 में बना और उस समय जम्मू कश्मीर को एक पर्वतीय राज्य का स्टेटस दिया गया। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर को एक पर्वतीय राज्य का स्टेटस दिया गया। इसके बाद नंबर आता है आपका 1963 में, और 1963 में क्या किया गया, नागालैंड राज्य है इसको पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले असम, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद नागालैंड, और नागालैंड के बाद 1971 में जो है दिया गया हिमाचल प्रदेश को। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को पर्वतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया। इसके बाद एक साथ 3 राज्यों को पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया, जिनमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। तो 1972 में एक साथ 3 राज्यों को, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा,
इन 3 राज्यों को एक साथ 1972 में पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद पुनः आप देखेंगे कि 1975 में सिक्किम, क्योंकि सिक्किम पूर्व में भारत का भाग नहीं था, ठीक है, तो 1975 में सिक्किम को भी पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया गया। और अब तक क्या था कि 10 राज्य हो चुके थे, ठीक है, 10 राज्य हो चुके थे। पहला आपका जम्मू कश्मीर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो 3 3 6 और 3 9 और असम को लेके 10 राज्य हो चुके थे। और 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड को भी एक पर्वतीय राज्य के रूप में जो है मान्यता मिली। तो उत्तराखंड जो है ये पर्वतीय राज्य का स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का 11वां राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि उत्तराखंड भारत का 11वां राज्य है जिसको पर्वतीय राज्य का स्टेटस दिया गया है। अब एक एक करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं उत्तराखंड के, कि उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का। जब बात आती है भौगोलिक विभाजन की, तो आपको बता दें, कहीं कहीं आप देखने को पाते होंगे कि उत्तराखंड को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। कहीं कहीं आप कुछ पुस्तकों में पढ़ने को पाते होंगे कि 6 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, कुछ पुस्तकों में आप पढ़ने को पाते होंगे कि 8 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। तो ये 2 प्राकृतिक भाग कौन कौन से इसमें कम हो रहे हैं। एक तो कुछ पुस्तक में जो लेखक हैं वो जो आपका मैदानी क्षेत्र है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसको उत्तराखंड के अंतर्गत समाहित नहीं करते। इसके साथ जो दून वाला क्षेत्र है उसको अलग से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि 8 पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है, 8 प्राकृतिक भागों में उत्तराखंड को बांटा जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो आपका आता है, नाम याद आना चाहिए आपको, सबसे पहला जो आता है वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये हम दक्षिण से शुरुआत कर रहे हैं और दक्षिण से हम उत्तर की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, अभी मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला आपका आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, और गंगा के मैदानी क्षेत्र के जैसे ही हम और उत्तर बढ़ते हैं तुरंत जो दूसरा क्षेत्र आता है वो है तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसके बाद तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र के और उत्तर बढ़ने पर, पहले गंगा का मैदान हो गया, फिर तराई क्षेत्र, इसके ऊपर और बढ़ने पर आपको देखने को मिलता है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के जैसे ही आप उत्तर बढ़ते हैं आपको देखने को मिल जाता है शिवालिक, ठीक है। भाबर क्षेत्र के उत्तर आपको देखने को मिल जाता है शिवालिक। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे क्षेत्र मिलते हैं। 5वां आपका आता है दून, ठीक है, शिवालिक के उत्तर में आता है दून। और जैसे ही दून आता है, क्योंकि अब दून तक हम पहुंच गए हैं, तो दून के उत्तर में आपका आ जाएगा लघु या मध्य हिमालय। क्या आ जाएगा? लघु या मध्य हिमालय। और जैसे ही लघु या मध्य हिमालय आता है उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद आपका आ जाता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ये जो क्रम दिए हुए हैं ये आपके दिए हुए हैं दक्षिण से उत्तर का क्रम। मतलब जैसे ही आप उत्तराखंड में दक्षिण से प्रवेश करते हैं और उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इस प्रकार से प्राकृतिक भाग आपको मिलेंगे। अब परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि यदि हम दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, यदि हम दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो किस प्रकार से उत्तराखंड के प्राकृतिक प्रदेश हमें मिलेंगे। तो उत्तराखंड के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको दक्षिण से उत्तर का इनका क्या क्रम है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे दक्षिण में आपका आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र और हरिद्वार से ये चीजें प्रारंभ होती हैं। इसके बाद दूसरा तराई क्षेत्र,
तीसरा भाबर क्षेत्र, भाबर के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद दून का क्षेत्र, दून के बाद लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र, उसके बाद बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। ये क्रम आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे दक्षिण में गंगा का मैदानी क्षेत्र, और गंगा के मैदानी क्षेत्र के जैसे ही उत्तर बैठते हैं तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र के ऊपर बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है भाबर क्षेत्र। भाबर के उत्तर में हम जाते हैं तो शिवालिक रेंज आ जाती है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला आ जाती है, और शिवालिक के बाद आपको दून देखने को मिलता है, दून के बाद लघु या मध्य हिमालय और बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। यदि आप यहां तक याद कर लेते हैं, केवल यहां तक 5 तक याद कर लेते हैं दून तक, तो आप आगे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद लघु, लघु के बाद बृहद, बृहद के बाद ट्रांस, तो ये तीनों आपको याद रहेगा। तो आपको क्या करना है कि ये 5 आपको याद कर लेने हैं कि सबसे दक्षिण में गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक, और इसके बाद दून का क्षेत्र आ जाता है। अब यहां पर दून को मैंने जो है सर्किल में लिया है, क्यों? क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो दून का क्षेत्र है, जो दून का क्षेत्र है वो किन पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो जो दून का क्षेत्र है वो शिवालिक और लघु या मध्य हिमालय के बीच विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए। दून का क्षेत्र शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच विस्तारित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 8 प्राकृतिक भाग हैं उत्तराखंड के। अब एक एक करके इनके प्राकृतिक भागों के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये उत्तराखंड का आपका मैप है। अब इस उत्तराखंड के मैप में आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड का ये मैप आपको दिख रहा होगा। अब आपको शुरुआत करनी है सबसे लास्ट से, सबसे अंतिम से। जो सबसे दक्षिणतम भाग था हमने पढ़ा था, क्या है? तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो तराई का क्षेत्र जब हम बात करते हैं तो तराई का क्षेत्र कहां पर पड़ता है उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम चीजों को यहां पर हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था गंगा का मैदानी भाग, या दूसरे शब्दों में हमने देखा था कि गंगा का जो आपका उत्तरतम भाग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गंगा के मैदानी क्षेत्र को देखते हैं कि गंगा का मैदानी क्षेत्र कहां पर पड़ता है। अब जब गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार। मतलब हरिद्वार जो आपका है उसका दक्षिणी भाग, ये आपको हरिद्वार देखने को मिल रहा है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है ये गंगा के मैदानों के अंतर्गत आता है। तो अधिकांश जो भाग है गंगा के मैदान का वो है हरिद्वार के दक्षिणी भाग में। तो ये जो हरिद्वार है इसके जो दक्षिणी भाग में आप देखेंगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि गंगा का मैदानी क्षेत्र। और जब गंगा के मैदानी क्षेत्र की हम बात करते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, ये जो आप रीजन देख रहे होंगे, ये हो गया गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो पहला हमने जो क्रम पढ़ा था, पहला हमने देखा था कि गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। आपको पता होगा कि गंगा नदी इससे पहले क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों से होकर बहती है। जैसे ही गंगा नदी उत्तराखंड में यदि हम देखें हरिद्वार से बाहर निकलती है, तुरंत ये मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये गंगा, ये जो आपका दक्षिणी क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये पूरा क्षेत्र गंगा और इस क्षेत्र में बहने वाली अन्य नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। गंगा और अन्य नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, अवसादों से निर्मित है। यह बाढ़ पर्वत क्षेत्रों में, यहाँ जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है वहां पर आपको खादर प्रकार की, और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में आपको बांगर प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहां पे खादर प्रकार की, और जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र नहीं है वहां पे आपको बांगर प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। अब एक शब्द आया है बांगर और खादर, एक शब्द प्रयोग हुआ है बांगर और खादर, बहुत कॉमन शब्द है ये। हमेशा आप देखोगे भूगोल में, जब भी नदियों के बारे में बात करोगे, मैदानों के बारे में बात करोगे, तो बांगर, खादर और भाबर, ये 3 नाम हैं, 3 बेसिक शब्दावलियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बांगर की यदि हम बात करें तो ये मैदान जो है नदी तल से ऊंचाई पर होते हैं। बांगर का मतलब क्या होता है कि ये मैदान जो है ये नदी तल से ऊंचाई पर होते हैं। ऊंचाई पर क्यों होते हैं?
क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जो ताजा अफवाह है वो यहां तक पहुंच नहीं पाता। मतलब बाढ़ के दिनों में जब आप देखते होंगे नदी का जो क्षेत्रफल है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है बढ़ जाता है और सामान्य दिनों में कम हो जाता है। तो जब सामान्य दिनों में नदी अपने पुराने रूट पर वापस आ जाती है, पुराने जल ग्रहण क्षेत्र में वापस आ जाती है, तो बाढ़ के दौरान जो क्षेत्र बनाया हुआ होता है उसको बोलते हैं बांगर, जो अब पुराना हो गया है। ठीक है, ये क्षेत्र आपको बोलते हैं बांगर, क्योंकि ये नदी तल से काफी ऊंचाई पर होता है। खादर की जब बात हम करते हैं, खादर का मतलब कि नवीनतम जलोढ़। खादर का मतलब हो गया नवीनतम जलोढ़, मतलब जिन क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जहां लगातार नदी जो है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, वहां जो मिट्टी पाई जाती है उसको आप बोलते हैं खादर। तो बांगर का मतलब आप समझ लीजिए कि पुरानी जलोढ़, और खादर का मतलब आप समझ लीजिए नवीनतम जलोढ़। एक शब्द में ये काफी है। ठीक है, खादर नवीनतम जलोढ़ और बांगर पुरानी जलोढ़, या आप कह सकते हैं कि प्राचीन जलोढ़। तो ये चीज आपने देख लिया कि हरिद्वार जो है, हरिद्वार का जो दक्षिणी भाग है ये गंगा के मैदानों के अंतर्गत आता है, और ये गंगा और उस अन्य नदियों द्वारा, इस क्षेत्र में बहने वाली अन्य नदियों द्वारा, जो गंगा की सहायक भी कही जाती हैं, उनके द्वारा निर्मित किया हुआ ये मैदान है, जो पहले भौगोलिक या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के प्राकृतिक भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया कि पहला क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, और इसको जो है ज्यादातर किताबों में इसको कवर नहीं करते हैं, इसको उत्तराखंड के अंतर्गत कवर नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, लेकिन हम 8 देख रहे हैं, तो हमें इसको भी देखना है। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था तराई का क्षेत्र, और तराई के क्षेत्र पर बढ़ने से पहले, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, जल द्वारा नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, यहाँ पे नवीनतम और प्राचीन दोनों प्रकार की जलोढ़ पाई जाती है, तो इससे यहाँ पे कृषि भी अच्छी होती है। ठीक है, तो इस जो क्षेत्र में हरिद्वार के दक्षिणी भागों में कृषि भी अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ पर गन्ना, गेहूं और धान की बेहतर पैदावार होती है, क्योंकि आप जानते हो धान और गन्ना के लिए जो है जल की उपलब्धता सुनिश्चित तो होनी चाहिए, ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो क्षेत्र है ये सिंचित है, और सिंचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं, जो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि जल की मांग करने वाली होती है, जैसे धान और गन्ना। तो धान, गन्ना और गेहूं 3 प्रकार की फसलें आपको इस रीजन में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार था तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र नाम से स्पष्ट है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, तो आपको ये जो मैप देखने को मिल रहा होगा, ये जो पूरा मैप आपको देखने को मिल रहा होगा, उधम सिंहपुर से लेकर आपको देखने को मिल रहा होगा ये लास्ट में हरिद्वार तक, तो उधम सिंह नगर से, ये उधम सिंह नगर है। तो इस तरह से यदि हम देखें, इसको पुराना रफ कर देते हैं तो चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। आप देखो उधम सिंह नगर से, ऐसे हरिद्वार से आप एक रेखा खींचो उधम सिंह नगर तक, तो ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये मतलब कि जो मैदानी क्षेत्र था गंगा का, ये था। इसके उत्तर में, गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो तराई का क्षेत्र। तो तराई का क्षेत्र यदि हम देखें तो बेसिकली ज्यादातर इसका जो भाग है ये उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर के साथ साथ हरिद्वार में आपको देखने को मिलता है। तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तराई क्षेत्र के अंतर्गत आपको भाग देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखें तो ये गंगा का जो मैदान है उसके उत्तर में है, और ये जो पौरी गढ़वाल है, पौरी गढ़वाल का जो ये इलाका है इसके दक्षिण में है। तो पौरी गढ़वाल के दक्षिण में और गंगा के मैदान के उत्तर में जो भाग आपको देखने को मिल रहा है उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो आप देखोगे कि उधम सिंह नगर इसमें शामिल है। इसके साथ साथ नैनीताल जो है, नैनीताल का भी जो दक्षिणी भाग है, नैनीताल का जो दक्षिणी भाग है वो भी, कुछ भाग नैनीताल का भी इसके अंतर्गत आता है। और इसकी जो चौड़ाई है, इस मैदान की जो चौड़ाई है, ये जो विड्थ है, ये 20 से 30 किलोमीटर तक है।
ठीक है, तराई की जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तराई, सबसे पहले कि तराई स्थित कहां पे है, तराई का जो क्षेत्र है वो स्थित कहां पे है, तो ये गंगा के मैदानों के उत्तर और पौड़ी गढ़वाल के दक्षिणी भाग में विस्तारित है। इसकी जो कुल चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर तक है, और हरिद्वार का दक्षिणी भाग हो गया, उधम सिंह नगर का दक्षिणी भाग और नैनीताल जिले के भी कुछ भाग इसमें शामिल हैं। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने देखा कि गंगा के जो मैदान थे, उनका जो निर्माण था महीन जो जलोढ़ थी उससे हुआ था, उसी प्रकार से तराई का जो निर्माण हुआ है, तराई में जो मिट्टी पाई जाती है ये भी महीन कणों वाली, महीन अवसादों वाली मिट्टी है, जिससे ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, उपजाऊ तो होती, लेकिन कारण क्या है, क्योंकि महीन मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ये तराई का क्षेत्र है। तराई का क्षेत्र होने के कारण कि यहाँ पर वर्ष भर जल की अधिकता होती है, और जब कोई भी, कितनी भी उपजाऊ मृदा होगी, जब उसमें वर्ष भर जल भरा रहेगा तो उसकी जो प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी, और उपजाऊ तो थी ही लेकिन ये दलदली मिट्टी में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर मृदा है, ज्यादातर जो यहाँ पे क्षेत्र है वो दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के साथ साथ यहाँ पर जल भराव रहता है मृदा में, जिसके कारण यहाँ की मृदा जो उपजाऊ मृदा थी, क्यों उपजाऊ थी, क्योंकि महीन अवसादों से बनी थी, महीन जलोढ़ से बनी थी, लेकिन वर्ष भर जल भरे होने के कारण ये दलदली मृदा में कन्वर्ट हो गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि दलदली मृदा है तो यहाँ पर भी ज्यादातर क्षेत्रों में जहां पे मान लीजिए कि कम दलदली मृदा पाई जाती होगी, उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता होगा धान और गन्ना की फसल, क्योंकि मृदा तो उपजाऊ तो थी ही लेकिन दलदली थी। तो ऐसे में यदि कहीं पर जो दलदली क्षेत्र हैं उनकी मात्रा कम होती है, तो आप कह सकते हो कि वहां पर ऐसे पौधे, ऐसी खाद्यान्नों की कृषि की जा सकती है, ऐसे खाद्यान्नों की कृषि की जा सकती है, ऐसी बागवानी कृषि की जा सकती है जो ज्यादा जल का अवशोषण करते हों। तो धान और गन्ना, क्योंकि दो ऐसी फसलें हैं जिनमें जल की उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित करानी होती है, तो इन क्षेत्रों में दलदली मृदा के बावजूद, दलदली क्षेत्र होने के बावजूद, वर्षा की अधिकता होने के बावजूद धान और गन्ना की खेती की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप देखोगे कि एक शब्द सुनते होगे पाताल तोड़ कुएं, तो जो पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड में आपको देखने को मिलते हैं वो इसी तराई के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तराई के क्षेत्र में ही आपको पाताल तोड़ कुएं भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि उत्तराखंड राज्य में इनके मूल निवासियों के अतिरिक्त भी कई अन्य राज्यों से लोग आकर बसे हुए हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग हरियाणा से आए हैं अब यहाँ के निवासी हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो पश्चिम बंगाल से आए हैं। तो जो ये हरियाणा और पश्चिम बंगाल से लोग आए हैं, ज्यादातर लोग इसी तराई के क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं, इसी तराई के क्षेत्र में निवास करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बेसिक सी जानकारी है। अब इसमें जैसे ज्यादातर जो भाग है आपने देखा कि उधम सिंह नगर, ये उधम सिंह नगर का ज्यादातर भाग आता है। तो उधम सिंह के अंतर्गत जो प्रमुख शहर होंगे, प्रमुख क्षेत्र होंगे इस जिले के अंतर्गत, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं भाबर क्षेत्र। तीसरा प्रकार अपना देखते हैं। तीसरा प्रकार हमारा आता है भाबर क्षेत्र। ठीक है, अब भाबर क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीजें हैं उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी दो शब्द मैंने आपको बताए, बांगर और खादर। बांगर, खादर, तराई, भाबर, ये सारे क्षेत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे जब आप देखोगे क्या चीज, जब आप पढ़ोगे मृदा के बारे में, तो ये सारे चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो ये क्षेत्र कहां पर है, भाबर का क्षेत्र। जैसे अभी तक हमने देखा कि जो तराई का क्षेत्र है वो गंगा के मैदानों के उत्तरी भाग में और पूर्व पौड़ी गढ़वाल के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो आपका क्षेत्र भाबर है, भाबर का क्षेत्र क्या है कि जो अभी आपने देखा तराई का क्षेत्र, तो तराई के उत्तर में
तराई क्षेत्र के उत्तर में देखने को मिलेगा। अब तराई क्षेत्र आपने देखा कि उधम सिंह नगर जिले से होकर आपका गुजर रहा था, तो तराई क्षेत्र के उत्तर में, मतलब आप इसमें देहरादून को भी सम्मिलित कर लीजिए। और देहरादून को सम्मिलित करते हुए, क्योंकि देहरादून इसके अंतर्गत आता है, भाबर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देहरादून का कुछ भाग भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां से यदि हम देखें, एक रेखा खींचे और इसको यहां पे ले जाएं इस तरह से, तो ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसके नीचे कौन सा क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था आपका तराई। तो तराई क्षेत्र के उत्तर में यदि हम देखें, ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके भाबर क्षेत्र का रीजन है। तो भाबर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये स्थिति आपको पता होना चाहिए कि भाबर क्षेत्र जो है किन जिलों से होकर गुजरता है। और इसमें यदि आप देखेंगे तो तराई के उत्तर में तथा शिवालिक जो रेंज है, जो शिवालिक पर्वतमाला है, उसके दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तराई कहां पे ये विस्तारित है, भाबर तराई के उत्तर में, और शिवालिक के दक्षिणी भागों में ये विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो 10 से 12 किलोमीटर की ये चौड़ी पट्टी है। यदि इसको आप देखें तो ये 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है और चंपावत से लेकर देहरादून तक एक सीधी रेखा में विस्तारित है। ठीक है, चंपावत से लेकर देहरादून तक एक सीधी रेखा में विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस पूरे क्षेत्र को आपको भाबर कहा जाता है। अब इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे हम पश्चिमी भागों में बढ़ते हैं, इस भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कहीं कहीं अत्यधिक है और 50 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं पश्चिमी भागों में इस भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो अधिक देखने को मिलती है। अब ये जो भूमि है, क्योंकि भाबर क्षेत्र है, तो ये जो भूमि है ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, ककड़ीली भूमि है। अब इसमें देखते हैं कि भाबर होता क्या है। भाबर क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी जो जल निकाय है, जो नदियां हैं, जब इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ आपको देखने को मिलते हैं और जो उनकी जल धारा होती है वो उनके नीचे से होकर बहती है। तो इसके कारण क्या है कि जो आपका जल का सतह है, जो जल की ऊपरी सतह होती है, जो कोई भी नदी बह रही है तो जो ऊपरी धारा होती है वो यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, वो भाबर क्षेत्र में दिखाई नहीं देती है। दिखाई ना देने का कारण क्या है? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर वाले आपको यहाँ पे खंड देखने को मिलते हैं, कंकड़ीली पथरीली भूमि है, जिसके कारण जो नदी का जल है वो इन कंकड़ों पत्थरों के नीचे से होकर बहता है और हम इनको देख नहीं सकते हैं, सतह पे इनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इनको कब देख सकते हो? जब वर्षा की स्थिति हो, भीषण वर्षा हो रही हो, जल का आधिक्य हो गया हो, उस दौरान आपको देखने को मिलता है कि भाबर क्षेत्र में नदियां उभर कर सामने आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो इनका जो निर्माण है वो प्लेस्टोसीन युग में हुआ है। बोला जाता है कि इस क्षेत्र का निर्माण प्लेस्टोसीन युग में हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाबर क्षेत्र का, विशेषकर उत्तराखंड के जो भाबर क्षेत्र है, इसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग में उतरने वाली बेगवती नदियों द्वारा, ठीक है, जो बेग वाली नदियां थी, बेगवती जो नदियां थी, उनके द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ठीक है, तो प्लेस्टोसीन युग में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तेज बेग वाली जो नदियां थी इस रीजन में, उनके द्वारा, क्योंकि वो ढाल से होकर बहती थी, ढाल पे अनुसरण करते हुए बहती थी, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर लेकर बहती थी और उन्हीं का जमाव आपको भाबर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्योंकि आपने देखा कि ये भाबर का क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। कृषि के अनुपयुक्त क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद, क्योंकि भाबर क्षेत्र हमारा हो गया, भाबर क्षेत्र के बाद जो चौथा प्रकार है वो आता है शिवालिक क्षेत्र। आप सबके पास एटलस यदि होगा, कोई भी एटलस आप रखते हो, क्योंकि यदि आप भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हो तो एटलस आपके पास होना चाहिए। और यदि एटलस आपके पास होगा तो उसमें यदि आप देखोगे उत्तराखंड राज्य विशेष को खोल के उसका प्राकृतिक अध्ययन जब आप करेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से चीजें दी हुई होंगी। अब चौथा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक। शिवालिक के बारे में हम यहाँ पे जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। शिवालिक की जब हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले शिवालिक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शिवालिक क्षेत्र है
ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। शिवालिक का जो विस्तार है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया शिवालिक, ठीक है। ये जो रेखा है ये शिवालिक रेंज की रेखा है और ये चौथा प्रकार है आपका शिवालिक का। अब अगर शिवालिक की हम बात करें तो शिवालिक कहां पे आपको देखने को मिलता है? शिवालिक जो है भाबर के तुरंत, जो अभी आपने भाबर क्षेत्र देखा, तो भाबर क्षेत्र के उत्तर में, और इसके साथ साथ क्या है कि शिवालिक जो है वो भाबर क्षेत्र के उत्तर में, और जो दून आप प्रकार अभी आप पढ़ेंगे दून के दक्षिणी भागों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो शिवालिक का विस्तार कहां पर है? शिवालिक का विस्तार भाबर के उत्तरी क्षेत्रों में और दून या द्वार क्षेत्र के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि शिवालिक के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। और आप जैसा कि जानते होंगे शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी शिवालिक को कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो जो देहरादून है, दक्षिणी देहरादून का क्षेत्र, ये वाला पूरा आपका क्षेत्र इसमें आता है। दक्षिणी देहरादून के साथ साथ उत्तरी हरिद्वार का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि पौड़ी गढ़वाल का जो उत्तरी भाग है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। पौड़ी गढ़वाल के बाद यदि आप देखेंगे तो टेहरी गढ़वाल है, टेहरी गढ़वाल का जो है दक्षिणी भाग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे आप बढ़ते हो आप देखोगे अल्मोड़ा इसमें आता है, मध्यवर्ती नैनीताल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, अल्मोड़ा इसमें हो गया। इसके बाद मध्यवर्ती, सॉरी ये रेखा इधर से गई है, मध्यवर्ती नैनीताल आपको देखने को मिल जाता है और चंपावत देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले इसमें आ गए। देहरादून हो गया, देहरादून के साथ साथ आप देखेंगे कि टेहरी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार का क्षेत्र हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल का मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया और चंपावत हो गया। अल्मोड़ा इसमें नहीं आता है, माफ करिएगा, ये रेखा इधर से जाती है, नैनीताल के मध्यवर्ती क्षेत्र से जाती है, इसमें आपको अल्मोड़ा नहीं आता। इसमें आपका देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल का मध्यवर्ती भाग हो गया और चंपावत आता है। ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एक सीधी रेखा में, ठीक। तो ये जिले आपको पता होना चाहिए, 7 जिले इसमें आपको देखने को मिलते हैं। चौड़ाई की यदि हम इनके बात करते हैं, इनकी यदि हम कुल चौड़ाई की बात करते हैं, इस क्षेत्र के शिवालिक की कुल चौड़ाई की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, ये जो शिवालिक का क्षेत्र है इसकी कुल चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो आपको ये देखो, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसके कुल चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं इस पट्टी की, तो ये 20 से 25 किलोमीटर की पट्टी आपको देखने को मिलती है। 20 से 25 किलोमीटर की पट्टी आपको देखने को मिलती है। कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई है वो कम भी देखने को मिलती है, जैसे नैनीताल के क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ पे 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे आप पश्चिमी क्षेत्र में जाते हो तो इसकी जो चौड़ाई है कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए शिवालिक के बाद। इसमें आप देखेंगे कि शिवालिक को क्या बोला जाता है? हिमालय का नवीनतम भाग, हिमालय का नवीनतम भाग बोला जाता है। और नवीनतम भाग होने के कारण क्या है कि यहाँ पे इस भाग में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। शिवालिक वाला जो भाग है यहाँ पर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और इसका जो निर्माण काल है बोला जाता है मायोसीन, मध्य मायोसीन काल, मध्य मायोसीन काल से लेकर निम्न प्लीस्टोसीन काल के बीच हुआ है। मध्य मायोसीन काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस क्षेत्र में आप देखोगे कि यहाँ पे ऊंचाइयां भी बहुत हैं, पर्वत चोटियां भी देखने को मिलती है और उसकी जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर तक देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में जो पर्वत चोटियां हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर देखने को मिलती है। क्योंकि ये शिवालिक की हम बात कर रहे हैं और आप जानते हो कि जो नदियों का उद्गम हुआ है, जो नदियों का उद्गम हुआ है वो बृहद हिमालय से, ज्यादातर नदियों का उद्गम बृहद हिमालय से, इसके बाद ट्रांस हिमालय से हुआ है। तो जो नदियों का उद्गम हुआ है क्योंकि, और नदियां पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में बहती हैं, तो नदियों ने इस पूरी शिवालिक रेंज को कई जगहों पर काटा है, ठीक है,
नदियों ने इस पूरी शिवालिक रेंज को अपना मार्ग बनाने के लिए कई जगहों पर काटा है। अब एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या नदियां पूर्ववर्ती हैं या ये पर्वत पूर्ववर्ती हैं, मतलब नदियां पहले बनी थी इस क्षेत्र में या शिवालिक रेंज पहले बना था। तो आपको बता दें, इस क्षेत्र विशेष में नदियां पहले से बहती आ रही थी, और जैसे जैसे शिवालिक का, क्योंकि शिवालिक का निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, लाखों करोड़ों साल लगे होंगे, तो जैसे जैसे शिवालिक का निर्माण हो रहा था नदियां पूर्व से ही बह रही थी और वो अपने मार्ग को काटती हुई जा रही थी। और उसी के कारण आपको देखने को मिलता है कि शिवालिक में बड़ी बड़ी, बीच बीच में बड़ी बड़ी घाटियां देखने को मिलती हैं जो नदियों द्वारा बनाई गई हैं। शिवालिक में यदि हम देखें कि कौन कौन सी नदी है, तो आप देखोगे कि गंगा नदी, हरिद्वार में आपको गंगा नदी देखने को मिल जाएगी। यमुना नदी आपको पौड़ी में देहरादून में देखने को मिल जाएगी। रामगंगा नदी आपको पौड़ी में देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिन्होंने शिवालिक रेंज को काटा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और शिवालिक की यदि हम बात करें तो मुख्य पर्यटन केंद्र भी, उत्तराखंड के मुख्य पर्यटन केंद्रों में शिवालिक रेंज, इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर दो प्रकार के वृक्ष उगाए जाते हैं। एक तो अधिक ऊंचाई, जैसे कि मैंने बताया 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई है, तो जो अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर आपको शीशम के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, साल देखने को मिल जाएगा, चीड़ के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, देवदार के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। जो निचले ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मतलब जो ढलानों वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी आपको शीशम देखने को मिल जाएगा, आंवला के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, बांस के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, सागौन के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे दो प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, एक अधिक ऊंचाइयों पर, एक निम्न ऊंचाइयों पर देखने को मिलते हैं। पर्यटन केंद्रों में से प्रमुख है। और यहाँ पे जो वर्षा पाई जाती है इस रेंज में, इस शिवालिक रेंज में जो वर्षा पाई जाती है, ये 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तापमान की यदि हम बात करें, यहाँ पे अधिकतम जो तापमान है वो 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपका 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ये अधिकतम तापमान है 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अधिकतम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। क्या उत्तराखंड में या इस रेंज विशेष में आपको खनिज भी मिलते हैं? जी हाँ, ये जो शिवालिक रेंज आपको देखने को मिल रही है इसमें कुछ खनिज भी मिलते हैं। जैसे चूना पत्थर की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी, डोलामाइट की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी, संगमरमर की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरे शिवालिक रेंज में संगमरमर, चूना पत्थर और डोलामाइट जैसे खनिजों की प्रधानता है। इन खनिजों की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। तो ये अधात्विक खनिजों की कैटेगरी में आता है। तो ये आपका हो गया शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज हमने देख लिया। और शिवालिक के बारे में कुछ जानकारी जो बेसिक है वो और आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख शहर आते हैं। जैसे देहरादून में यदि हम देखें तो देहरादून जो जिला है, देहरादून में कौन सा इस तरह सा टूरिस्ट प्लेस है जो इसके अंतर्गत आता है, पौड़ी गढ़वाल में इस तरह का कौन सा क्षेत्र आता है, इसी प्रकार से आपको जानकारी करनी पड़ेगी, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी पर्याप्त है आपको कि किस प्रकार की वर्षा होती है, किस प्रकार के क्षेत्र हैं, कृषि होती है या नहीं होती है, पर्यटन के कौन कौन से यहाँ पे अवसर हैं, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर देख लिया। अगला जो आपका आता है वो आता है दून या द्वार। इसको भी कुछ पुस्तकों के लेखक दिखाते हैं, कुछ पुस्तकों में आपको दून और द्वार भी उत्तराखंड के प्राकृतिक भाग के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। तो दून और द्वार के बारे में भी हम देख लेते हैं कि दून और द्वार से किस प्रकार से चीजें आप देख सकते हैं। तो दून या द्वार पांचवा जो प्रकार आता है उत्तराखंड में, जब हम प्राकृतिक विभाजन करते हैं, पांचवा आता है दून या द्वार। ठीक है, दून या द्वार। कई बार मैंने बताया कि दो चीजों को, दो भागों को पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया है कुछ लेखकों ने, एक ने गंगा के मैदान को और दूसरा दून या द्वार को पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब इसमें यदि हम देखें तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं दून या द्वार हम देखने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे पहले हमने क्या देखा, शिवालिक। तो इसका जो विस्तार होगा वो शिवालिक के उत्तर में होगा,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसके दक्षिण में होगा? दून के बाद क्या आता है? मैंने आपको बताया था कि दून तक याद रख लीजिएगा। दून के बाद फिर मध्य हिमालय आ जाएगा, मध्य हिमालय के बाद बृहद और बृहद के बाद ट्रांस। तो इसका जो विस्तार होगा वो शिवालिक से लेकर मध्य तक होगा। ठीक है, मतलब मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग में और शिवालिक के उत्तरी भाग में आपको दून या द्वार देखने को मिलेगा। दूसरे शब्दों में दून या द्वार कहां पाए जाते हैं? तो दून और द्वार शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो आप देखोगे कि इनका जो कुल विस्तार है, ये जो चौड़ी पट्टी इनकी है, ये 24 से 32 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। ठीक है, तो शिवालिक के थोड़ा सा आपके ऊपर जाना है। अभी तक आपने शिवालिक कुछ इस प्रकार से आपने देखा था, ये आपकी थी शिवालिक। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो शिवालिक रेंज है इसके ऊपर जाना है, और जैसे ही आप शिवालिक के ऊपर जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दून या द्वार। ठीक है, तो इसका भी विस्तार आप देख रहे होंगे। मोस्टली जिन राज्यों में शिवालिक का विस्तार था, लगभग उन राज्यों में दून या द्वार का भी विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जो इनकी घाटियां हैं, उनकी जो गहराई है वो 300 से 350 मीटर गहरी घाटियां हैं। और ये घाटियां कौन बनाती है? नदियां बनाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि दून या द्वार दो शब्द जुड़ा हुआ है। तो दून या द्वार दो शब्द जो हैं दोनों अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन कुछ रीजन में उनको दून कहा जाता है और कुछ रीजन में द्वार कहा जाता है। जैसे यदि हम देखें तो पश्चिमी एवं मध्य भाग में, पश्चिमी एवं मध्य भाग में यदि आप देखो तो इसको दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार। मतलब इस पूरे क्षेत्र में यदि आप देखोगे तो इस क्षेत्र को पूर्वी भाग में इनको हम बोलते हैं द्वार, और पश्चिमी और मध्य भाग में इन्हीं को हम बोलते हैं तो दून। तो दून और द्वार पता होना चाहिए। द्वार क्या है? द्वार जो है ये पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, और जो दून है वो आपको पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कृषि होती है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखें तो मृदा बहुत अच्छी है, नदी घाटियां पाई जाती हैं, पर्वत घाटियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे कृषि होती है। यहाँ पे गहरी कृषि होती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो मृदा है, वह भूमि कांप निक्षेपों से ढकी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मानव अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। मानव अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण इस क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वर्षा यहाँ पे क्या है? वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और निश्चित रूप से यदि इतनी वर्षा हो रही है तो कृषि जो फसलें यहाँ पे उगाई जाएंगी, निश्चित रूप से वो जल की अधिकता वाली फसलें होंगी। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे कितने जिले आपके आते हैं। यदि हम जिलों की बात कर लें तो जिन जिलों में आपने देखा कि शिवालिक का विस्तार है वो सभी जिले इसके अंतर्गत समाहित हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अल्मोड़ा और आ जाता है जो दून और द्वार के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो अगला और महत्वपूर्ण भाग है, विभाजन है, वो है लघु या मध्य हिमालय। क्या है? लघु या मध्य हिमालय। अब हम 6वां प्रकार पढ़ रहे हैं अपने उत्तराखंड में, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की चर्चा हम देखने वाले हैं। जब बात आती है लघु या मध्य हिमालय, अभी तक हमने क्या देखा था कि आपने देखा लघु या मध्य हिमालय, तो इसका विस्तार कहां पे बोला जा सकता है? इसका विस्तार दो प्रकार से बोला जाता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि दून या द्वार के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में। दूसरा आप बोल सकते हो कि शिवालिक के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिण में। ज्यादातर यही प्रयोग किया जाता है। तो लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है वो शिवालिक के उत्तर में और बृहद हिमालय के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलता है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें काफी जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में काफी जिले सम्मिलित किए जाते हैं। लगभग 9 जिले आते हैं उत्तराखंड के जो इस भाग के अंतर्गत आते हैं। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं इनके बारे में हमें देखना होगा। 9 जिले ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 9 जिलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें जो आपका जिला देखने को मिल रहा है ये शुरुआत होता है उत्तरकाशी से। ठीक है,
तो उत्तरकाशी से हम शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी से हम आते हैं टेहरी गढ़वाल, और टेहरी गढ़वाल के बाद आपका पौरी गढ़वाल हो गया, पौरी गढ़वाल के बाद चमोली हो गया, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुल 9 जिले आपको देखने को मिलते हैं, और इन 9 जिलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जाता है, ठीक है। 9 जिले इसमें आपको देखने को मिलते हैं, 9 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब 9 जिले कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले हमने देखा चंपावत, चंपावत पहला जिला इसमें आता है। चंपावत के बाद दूसरा जिला यदि हम देखें तो नैनीताल भी इसमें आ जाता है, नैनीताल का भी क्षेत्र इसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, शिवालिक के उत्तर में, तो शिवालिक जो रेंज थी आपकी इस तरह से गई हुई थी, तो शिवालिक के उत्तर में मतलब नैनीताल भी इसमें सम्मिलित है, अल्मोड़ा भी इसमें सम्मिलित है, पौरी गढ़वाल भी इसमें सम्मिलित है, टेहरी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। तो इस प्रकार से कुल 9 जिले आते हैं। ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम देखें तो ये काफी चौड़ी पट्टी है। ये जो पट्टी है ये आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिवालिक के उत्तर में, तो इतनी चौड़ाई इसकी है, मतलब अब तक की जो हमने पढ़ा था सबसे चौड़ी पट्टी है, और इसकी 70 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। तो अपने आप में अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे चौड़ी पट्टी आपको देखने को मिलती है। अब इसमें यदि हम ऊंचाइयों की बात करें, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं मध्य हिमालय में, तो यहाँ पे जो ऊंचाइयां हैं ये 1200 से लेकर 4500 मीटर तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 1200 से 4500 मीटर तक की ऊंचाइयां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि देखें, क्योंकि हम हिमालय रेंज में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हिमाच्छादन भी इस क्षेत्र विशेष में होता है। और हिमाच्छादन होने के कारण क्या है कि इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हिमांचल, मतलब हिम का आंचल। और हिमालय में यदि हम देखें तो सबसे कम हिमाच्छादन जो होता है इसी रेंज में आपको देखने को मिलता है। और हिमाच्छादन के कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, पर्यटक ज्यादा से ज्यादा इस संख्या में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें खनिज किस प्रकार से, तो धात्विक खनिज भी मिलते हैं और अधात्विक खनिज मिलते हैं। जैसा कि शिवालिक रेंज में हमने देखा था कि अधात्विक खनिज, जिनमें हमने देखा था कि चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर की चट्टानें हो गई, तो इस प्रकार से जो हमने देखा था कि अधात्विक डोलामाइट की चट्टानें हो गई, अधात्विक खनिज मिलते थे, तो यहाँ पे अधात्विक और धात्विक दोनों खनिज मिलते हैं। जब आप बात करते हैं मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय में आप देखोगे कि तांबा भी देखने को मिलता है। कहां से निकलता है? अल्मोड़ा से निकलता है, पौड़ी से निकलता है। इसके बाद एवेस्ट्रस एक धातु होती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज आपको इस रेंज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कई छोटी छोटी नदियों का जो उद्गम हुआ है वो भी इस रेंज में देखने को मिलता है। जैसे आप देखते होंगे सरयू नदी, आप देखते होंगे पश्चिमी रामगंगा नदी, तो इनका जो उद्गम है कहीं ना कहीं लघु या मध्य हिमालय से होता है। तो कई नदियों का उद्गम स्थल भी ये आपको है, ठीक है। अब इसमें यदि आप देखेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मध्य हिमालय, कई नदियों का उद्गम स्थल है, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी झीलें भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आपने भीमताल सुना होगा, आपने सूखा ताल सुना होगा, खुरपा ताल सुना होगा। तो इस प्रकार की जो प्रमुख झीलें हैं, भीमताल तो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो भी आपको इस रेंज में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि वर्षा की जो मात्रा है वो लगभग 160 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। राज्य की लगभग आधी जनसंख्या, क्योंकि ये बहुत चौड़ी पट्टी है, 70 से 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, तो राज्य की जो आधी जनसंख्या है वो लगभग इसी भाग में निवास करती है। तो राज्य की लगभग आधी जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। और यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ऊंचाई अत्यधिक हो गई, तो आप देखोगे कि यहाँ पे खाद्यान्न फसलों के साथ साथ बागवानी फसलें भी की जाती हैं, फलों की भी खेती यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे सेब, नाशपाती, चेरी, इस प्रकार के जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। यदि हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूं, ज्वार और मक्का की फसलें यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। तो ये आपका हो गया लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। अब लघु या मध्य हिमालय के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय के बारे में,
ठीक है। लघु या मध्य हिमालय के बाद जो सातवां प्रकार है वो आता है बृहद हिमालय, या जिसको आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए महान हिमालय, ठीक है। तो बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप जब बृहद या महान हिमालय की बात करते हो तो आप देखोगे कि उत्तरकाशी, ये आपका उत्तरकाशी का क्षेत्र है और इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये आपका जो रेंज है ये आपका है बृहद हिमालय, ठीक है। अब बृहद हिमालय की जब बात करते हैं कि इसकी अवस्थिति क्या है, तो मध्य हिमालय हमने पढ़ा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में इसकी अवस्थिति पाई जाती है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या है ऊंचे अक्षांशों पे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि यहाँ पे जो ताप होगा वो लगातार कम होगा। यहाँ पे ज्यादातर आपको चोटियां देखने को मिलेंगी जो बर्फ से आच्छादित रहती होंगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसकी जो चौड़ाई है यदि हम बात करें तो इनकी ज्यादा चौड़ाई नहीं है, सामान्य सी 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है। हाँ, ऊंचाई इस क्षेत्र विशेष की ज्यादा है और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो 4500 से लेकर 7,817 मीटर तक है। इस क्षेत्र में जो ऊंचाई है चोटियों की वो 4500 से लेकर 7,817 मीटर तक है। और आप जानते होंगे 7,817 मीटर ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी आपको देखने को मिलती है 7,817। तो ये हो गया आपका बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय में यदि हम बात करें तो 6 प्रमुख जिले इसमें आते हैं। उत्तरकाशी हो गया, टेहरी गढ़वाल हो गया, ये वाला इलाका आ गया टेहरी गढ़वाल का। टेहरी गढ़वाल के साथ साथ आपका रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, ठीक है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये कुछ जो आपके जिले आते हैं ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो हम जो गंगा की सहायक नदियां पढ़ते हैं जैसे भागीरथी, अलकनंदा, धौली और गंगा, तो इन सब का उद्गम भी इसी रेंज से होता है, ठीक है। तो अलकनंदा हो गया, भागीरथी, धौली, इन सब का उद्गम भी कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र विशेष से, इसी पहाड़ी विशेष से बृहद हिमालय से होता है। अब इन नदियों का उद्गम कहां से हुआ है, जब नदियों की चर्चा हम करेंगे, नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको शिखर भी, इस रेंज में बहुत सारे आपको शिखर भी देखने को मिलते हैं, जैसे नंदा देवी हो गया, काम्य तो आपका हो गया, चौखंभा हो गया, नंदा कौर, गौरी हो गया, माड़ा हो गया। इस प्रकार से कई सारी चोटियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उनकी भी चर्चा करेंगे जब हम उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा हम वहां पर डिटेल में करेंगे। अभी हम केवल भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं तो बेसिक जानकारी हमें इसमें करना है, ठीक है। अब यदि बात करें कि यहाँ पे नदियों का उद्गम क्यों होता है, नदियों का उद्गम यहाँ से इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे चोटियां क्या हैं 4500 से 7,800, लगभग 8,000 मीटर तक की ऊंची चोटियां हैं। और इतनी ऊंची चोटियां जो हैं यहाँ पे कुछ भाग ऐसे हैं जो लगातार वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहते हैं और बर्फ से आच्छादित रहने वाले ऐसे भागों से ही नदियों का उद्गम आपको देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे दर्रे भी, कई सारे दर्रे भी आपको देखने को मिलते हैं इस रेंज विशेष में, वो भी आपको याद रखना है। और दर्रों के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ का एक प्रमुख टूरिस्ट स्थल आप कह सकते हैं जिसको आप बोलते हैं फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है वो भी आपके बृहद हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट भाग जो आपका आता है वो है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम देखेंगे। ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का मतलब हो गया भारत का उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग। अब उत्तराखंड के सबसे उत्तरी भाग की जब हम बात करते हैं तो आप कुछ इस तरह से चीजों को लेकर चल सकते हैं। ये जो रीजन है आपका, ये आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत और इसमें ज्यादातर जो भाग है वो तिब्बत का है, ठीक है। भारत और तिब्बत यदि हम देखें तो प्रमुख जो ज्यादातर इसमें भाग है वो तिब्बत के अंतर्गत आता है, चीन के अंतर्गत आता है, क्योंकि तिब्बत पर वर्तमान समय में चीन का कब्जा है। तो इसमें यदि हम देखें तो इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है
वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर की है। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो ज्यादातर उत्तराखंड के जितने भी प्राकृतिक भागों का हमने अध्ययन किया है उनकी यदि हम औसत चौड़ाई निकालें तो 20 से 25 किलोमीटर आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौड़ा भाग हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी हमने किस भाग के बारे में पढ़ा था कि इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, जिसको हमने पढ़ा था कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच विस्तारित है। याद रखिए मैंने बोला था कि शिवालिक से इसकी शुरुआत होती है और इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है। जनसंख्या सबसे ज्यादा यहीं पे पाई जाती है। किस भाग की हमने बात किया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा बताई गई है अभी तक। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऊंचाइयां हैं वो 2500 से 3500 मीटर तक की हैं। चौड़ाई तो ये होगी, लेकिन जो चोटियां हैं वो बहुत ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं है। 2500 से 3500 मीटर ऊंची चोटियां आपको देखने को मिलती हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। इसमें यदि हम देखें तो जैंकसर श्रेणी इसको बोलते हैं। जैंकसर श्रेणी आपको बोला जाता है, इस पूरे रेंज को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं जैंकसर श्रेणी। ठीक है, जैंकसर श्रेणी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो बहुत सारे दर्रे आते हैं, जैसे लिपलेख दर्रा आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण दर्रा है, वो इसी भाग के अंतर्गत आता है। इसके आप सुने होंगे नीति दर्रा सुने होंगे। ठीक है, नीति हो गया, लिपलेख हो गया, ये सारे दर्रे इसी के अंतर्गत आते हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से संबंधित, जम्मू कश्मीर से संबंधित, सिक्किम से संबंधित दर्रों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा है, एक बार उसको हम रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। आज हमने पढ़ा उत्तराखंड के भौतिक विभाजन के बारे में, और भौतिक विभाजन के बारे में हमने देखा कि उत्तराखंड को 8 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, जिनमें सबसे पहले यदि हम उत्तराखंड की शुरुआत करें, मान लीजिए हमने आपको उदाहरण के तौर पे बताया, यदि हम दिल्ली से उत्तराखंड की यात्रा करते हैं या दिल्ली से हम उत्तराखंड के उत्तरी भागों की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से इनके प्राकृतिक भाग हमें मिलते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि गंगा का मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग के तुरंत बाद हमने देखा कि तराई का क्षेत्र हमने देखा, और तराई के क्षेत्र के तुरंत बाद हमने देखा कि शिवालिक का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, तराई के बाद हमने देखा भाबर का क्षेत्र। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ये क्रम आपको याद आना चाहिए। पहले हो गया मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। दूसरा हमने देखा तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र के बाद हमने देखा कि भाबर का क्षेत्र, भाबर के क्षेत्र के बाद चौथा हमने देखा शिवालिक का क्षेत्र, शिवालिक के क्षेत्र के बाद हमने देखा द्वार या दून, द्वार या दून के बाद छठवां पे हम आए मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और सातवां हमने देखा बृहद हिमालय, और आठवां भाग हमने देखा ट्रांस हिमालय। तो ये 8 क्रम आपको पता होने चाहिए कि किस प्रकार से उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से क्रम मिलते जाएंगे। तो 8 भाग याद रखिएगा। किस भाग में कौन से प्रमुख टूरिस्ट स्थल हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्रमुख दर्रे कौन से हैं, किन भागों से नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर उत्तराखंड की जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में, और उससे संबंधित बेसिक जानकारी को हम सॉल्व करेंगे। और कल आपके उत्तराखंड की जलवायु को पढ़ने से पहले हम उत्तराखंड का जो अभी भाग हमने पढ़ा है इससे संदर्भित कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस भाग से पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।